मैं डॉक्टर कविता शर्मा गवर्नमेंट देवेंद्र नगर गर्ल्स कॉलेज रायपुर से एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। एनईपी 2020 के करिकुलम के अनुसार बीएससी बायोलॉजी और बॉटनी के खास करके थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इलेक्टिव कोर्स की एंट्री हुई है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। आज मैं इस नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पार्ट आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसका कंटेंट है और क्या हमको इसमें पढ़ना है। तो टोटल 9 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हमको इसको प्रैक्टिकल देखना है इसका। तो पहला है कि प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड ग्रासलैंड्स का एक कंपैरिजन किया जाए कम्युनिटी कोएफिशिएंट का उपयोग करके। दूसरा है पॉइंट सेंटर्ड क्वार्टर मेथड के थ्रू किसी भी स्पीशीज का आईवीआई निकालना, यानी महत्व सूचक अंक निकालना, यानी इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स उसका पता लगाना। फिर है इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड स्पीशीज का पता लगाना, वेटलैंड है, मैंग्रोव है, कोई भी कंजर्वेटेड पार्ट है, इन सब का डिफरेंट जो प्रयोगशाला है जो भी आपके आसपास में उपलब्ध हो उन प्रयोगशालाओं में बच्चों को लेकर के जाना और वहाँ के म्यूजियम का भी वैज्ञानिक भ्रमण करवाना। डाइवर्सिटी इंडाइसेस के द्वारा यानी विविधता सूचक अंक के द्वारा चाहे वो प्रभुत्व की एकाग्रता हो, प्रजाति समृद्धि हो, समता विविधता हो या शैनॉन विनर का हो, उपयोग करके उसका निर्धारण करना। नेक्स्ट है किसी नगर या शहर के एक भाग का फील्ड सर्वे करना। ऐसा सर्वेक्षण करना कि बच्चों को शहरी अर्बन जो इकोसिस्टम है उसमें प्लांट्स की डाइवर्सिटी उनको पता चले और वो अवेयर हो उस पर। नेक्स्ट है कि कैसे डोमेस्टिक सिस्टम के द्वारा जो सॉलिड वेस्ट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनका अनुमान लगाना और उनका लैंड डिग्रेडेशन पर क्या प्रभाव है उसको देखना। नेक्स्ट 8th नंबर पर है कि किसी भी फॉरेस्ट कवर का डाटा इकट्ठा करना। अगला है कैसे डीबीएच के द्वारा यानी अपनी छाती की ऊंचाई पर तने का व्यास देख करके कैसे ओडी स्पीशीज के प्रभुत्व का मापन करना। और उसके बाद है इकोलॉजिकल प्रिंट और इकोलॉजिकल मॉडलिंग के द्वारा देखना कि किस प्रकार से स्पीशीज को प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। अब पहले पार्ट को हम देखते हैं जो कि है इसका प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड ग्रासलैंड को कम्युनिटी कोएफिशिएंट की मदद से कैसे कंपेयर किया जाए। और इसके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले बच्चों को, स्टूडेंट्स को 2 जगहों का चयन करने के लिए कहें, सेलेक्ट करें उन्हें। या तो जैसे एक घास का मैदान है जो कि संरक्षित है और किसी कोई आरक्षित क्षेत्र है या कोई पार्क है उस जगह पर, और दूसरा जहां पर कोई संरक्षण नहीं है। दोनों जगह पर 1-1 मीटर के प्लॉट्स में क्या ग्रास पाई जा रही है, कौन सी जड़ी बूटी पाई जा रही है और कौन से दूसरे पौधे पाए जा रहे हैं, उनका यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से उनकी पहचान करें और उनका अबंडेंस क्या है ये देखें। प्रत्येक जाति का परसेंटेज कवर देखें या उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करें। ये डेटा आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है और कोऑर्डिनेट सैंपलिंग के द्वारा इसको देखा जा सकता है। दोनों साइड्स का जो हमने प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड लिया है, ये दोनों साइड्स का हम एक सैंपलिंग कर लें और दोनों साइड्स का डाटा लेकर के कम्युनिटी कोएफिशिएंट जैसे सोरेनसन या जैकॉर्ड कोएफिशिएंट है वो निकाल लें। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के सामने में एक बता रही हूँ कि एक फॉर्मूला है सोरेनसन का जो 2c ऑब्लिक a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इसका एक फॉर्मूला है। इसमें जो a और b है ये दोनों साइड की संख्या, a पहली साइड की स्पीशीज है और b जो है वो दूसरे साइड की स्पीशीज है, और c जो दिया हुआ है दोनों स्पीशीज की एक साझा संख्या है। अब इसमें स्टूडेंट्स आसपास के जो पर्यावरणीय बदलाव हैं, जो सुरक्षा के कारण क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या फर्क पड़ सकता है, इस पर भी वो चर्चा कर सकते हैं इस प्रकार की एक सैंपलिंग करके। इससे क्या सिखाया जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोलॉजिकल सैंपलिंग है, बायोडाइवर्सिटी काउंट है, फील्ड वर्क है,
फील्ड वर्क के जो एथिक्स हैं और डेटा एनालिसिस है, इसका एक्सपीरियंस बच्चों को मिलेगा। साथ ही साथ वो ये जान पाएंगे कि किसी भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है और कैसे प्रभावित किया जा सकता है कोई भी बायोडाइवर्सिटी को, और साथ ही साथ उसकी कम्युनिटी स्ट्रक्चर को। ये इस प्रकार से हमारा जो पहला पार्ट है ये खत्म होता है, और बहुत ही सरलता से हम इस पहले टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आप इस प्रकार से इन पॉइंट्स के बेस पर बच्चे इसकी सैंपलिंग कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट देख सकते हैं। अब देखिए कि हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए कि किसी भी का हम कहना चाहिए IVI या उसका किसी पॉइंट सेंटर्ड कोऑर्डिनेट मेथड से हम किस प्रकार से उसका इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स का आकलन करेंगे। तो सबसे पहले हमको उस एरिया का सिलेक्शन कर लेना है, एक सीधी लाइन बना लेना है, जैसे हर 10 मीटर पर एक बिंदु को हम चुन ले रहे हैं। और एक क्वाड्रेट एक्चुअली बना हुआ आता है, यदि नहीं बना हुआ है तो प्रत्येक बिंदु पर ऐसे 4 क्वार्टर बना लिए जाते हैं, और हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में 4 भाग बना लेते हैं। ऐसा मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसा 4 पार्ट बना हुआ है, और हर क्वार्टर के पास वाले प्लांट को हमको सेलेक्ट करना है। हर क्वार्टर में उस बिंदु के सबसे नजदीक में जो प्लांट है उसको पहचानते हैं, उसकी दूरी नापते हैं, उसकी स्पीशीज का नाम लिखते हैं, और उसका डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, हमारी DBH को, यानी छाती की ऊंचाई पर तने का व्यास क्या है, ये नापा जाता है, और सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद में उसका गणना और उसका विश्लेषण किया जाता है, यानी उसमें फ्रीक्वेंसी है, डेंसिटी है, और जो अबंडेंस है उसको हम निकालते हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स को हम देख सकते हैं, जिसमें हर एक की जो सापेक्ष आवृत्ति है, यानी जो उसकी जो उसका घनत्व है, जो डेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, और जो उसका डोमिनेंस है, उन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस करके एडिशन उसका किया जाता है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि किस प्रजाति का, किस स्पीशीज का जो इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है, ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं, और कौन सी स्पीशीज किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भी हम उस पर्टिकुलर एरिया के जो बायोडाइवर्सिटी है और जो उसका स्ट्रक्चर है उसको समझने में मदद मिलेगी, और बच्चे इस प्रकार से ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। हम इसी में आगे चलें यदि, तो इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड स्पीशीज का भी पता लगाया जा सकता है। ग्रासलैंड में उन पौधों की प्रजातियों को, उनकी स्पीशीज को पहचान किया जाता है जो कि वहाँ की इकोलॉजी या उसकी बायोडाइवर्सिटी या एनवायरमेंटल बैलेंस के सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहती है। इसको यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो ग्रासलैंड में कई प्रकार के छोटे छोटे घास होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, कभी कभी कोई श्रब भी वहां पर पाए जाते हैं, और कुछ पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए मिट्टी को वहां कंजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जाता है, और ऐसा सभी के साथ में जो प्रतिस्पर्धा है इसको देखी जा सकती है। इनका डोमिनेंस, इनकी संख्या और इनका पारिस्थितिक योगदान जो है ये सबसे अधिक किसका है ये देखा जा सकता है। जैसे मैं सार में कहूं तो इसका उद्देश्य यह है कि किसी प्रजाति का, किसी स्पीशीज का उस ग्रासलैंड में सबसे अधिक प्रभाव कौन सा है, किसका है, उसको हम बेहतर तरीके से समझें, उसको हम कंजर्व कर सकें, और उस घासभूमि प्रजातियों का पता लगाने के लिए इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये हम देखें। तो प्रयोग की विधि जो है इसके बारे में अब अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको उस क्षेत्र का चयन करना है कि ग्रासलैंड में, और ऐसे 1 मीटर बाई 1 मीटर के कोई 10 to 20 छोटे छोटे क्वाड्रेट को वहां पर हम डाल देते हैं। उसके बाद में हम हर क्वाड्रेट में पाए जाने वाली एक सिंपल सी क्वाड्रेट मेथड का, जो हम इकोलॉजी में करते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रैक्टिकल है ये, वैसा ही एक्सपेरिमेंट है ये, और हर क्वाड्रेट में पाए जाने वाली घास को या जो भी स्पीशीज पाई जा रही है उनकी एक सूची बना ली जाती है।
हर इंडिविजुअल्स का नंबर नोट कर लेते हैं और इसकी उपस्थिति और संख्या का एक डेटा बना लेते हैं। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी है, डेंसिटी है, डोमिनेंस है, उसको निकाल लेते हैं, चाहे तो काई स्क्वायर टेस्ट से निकाल लें या कम्युनिटी कोएफिशिएंट से निकाल लें, किसी भी प्रकार से उसका आकलन किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या उसका परिणाम है, उसकी एक व्याख्या कर लेते हैं कि किसका नंबर अधिक है, किसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, किसका अबंडेंस अधिक है। और यही उस ग्रासलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस जो ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से जो भी ग्रासलैंड है उसकी बहुत सी जो प्रमुख स्पीशीज है, उनका मेन स्पीशीज की पहचान होती है, गणना होती है और उसके महत्व को बच्चे समझ सकते हैं। और इसी को काई स्क्वायर से निकालने के लिए सबसे पहले काई स्क्वायर से निकालने के लिए बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग करना है ग्रासलैंड का, और उसमें वैसे ही डेटा कलेक्शन करना है, एक डेटा तालिका बनानी है और काई स्क्वायर एक जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के बेस पर इसका काई स्क्वायर का एक गणना की जा सकती है। और इसमें फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये कैसे किया जाता है, इससे फिर पी वैल्यू को देखा जाता है। यदि पी वैल्यू कम है या ज्यादा है तो प्रजातियों के बीच का जो महत्वपूर्ण संबंध है उसको देखा जाता है और ये देखते हैं कि कौन से स्पीशीज जो है वो ग्रासलैंड में उसका प्रमुख स्थान है। अब इस पे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रजाति की उपस्थिति सबसे ज्यादा है या कोई दो स्पीशीज एक साथ पाई जाती हैं क्या। तो एक प्रकार से ये स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है, स्टैटिस्टिकल उसका परीक्षण है, उसका डेटा संग्रह है और व्याख्या की एक प्रैक्टिकल समझ बच्चों को आएगी, इसलिए इस प्रकार का डाला गया है कोर्स में कंटेंट। और जो एक्चुअली एम है इसका वो है कि किस प्रकार से बच्चे कोऑर्डिनेट सैंपलिंग है, डेटा रिकॉर्डिंग है या काई स्क्वायर टेस्ट की सरलता से गणना सीख सके और जो ग्रासलैंड की एक बायोडाइवर्सिटी है और जो स्पीशीज है उनके बीच के रिलेशन को वो समझ सके। अगला जो टॉपिक है वो है कि डाइवर्सिटी इंडाइसेस। ये डाइवर्सिटी इंडाइसेस को का किस प्रकार से उसको हमको देखना है। तो अब आप देखिए कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक सैंपल मैंने आपके सामने में रखी हूँ कि क्या करते हैं, जो हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो हम जितने भी कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 1 to 10 जितने भी ले रहे हैं उसका स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी, जिसका यदि हम उसको पहचान जाए तो ठीक, अदरवाइज उसको ABC के नाम से भी हम उसको फिलहाल कोड कर सकते हैं। और फिर उसको कितना कितना उसका नंबर पाया जा रहा है, कितनी संख्या में वो पाई जा रही है, इसको देख लेते हैं। और फिर जो शैनॉन इंडेक्स है उसके द्वारा इसकी गणना की जा सकती है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, जहां पर जो PI लिखा हुआ है वो कुल स्पीशीज की या कुछ कोई भी जीनस है उसकी स्पीशीज का अनुपात रहता है। उसके बाद आता है स्पीशीज रिचनेस, यानी कितनी ज्यादा स्पीशीज पाई जा रही है उसकी संख्या को लिखना है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोमिनेंस के लिए सिम्पसन इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है और उसके बेस पर उसको हमको आगे बढ़ते जाना है। यदि हम इसका विश्लेषण करें तो सभी इंडिकेटर्स जो है उनका मान निकाल लेना है, उनकी तुलना करना है कि किसी क्षेत्र या कोऑर्डिनेट में किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है। अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में स्पीशीज की संख्या है या डाइवर्सिटी है या उसकी क्षमता सबसे ज्यादा कहां पर है। और इन इंडिकेटर्स के माध्यम से जो बायोडाइवर्सिटी है या जो मेन स्पीशीज है या जो पारिस्थितिक संतुलन है उसका आंकलन किया जा सकता है। मान लीजिए एक हमारे इंडियन ग्रासलैंड है और उसमें बहुत सारी जो कहना चाहिए स्पीशीज पाई जा रही हैं, तो जैसे दूब घास है या कांस है या खजूर घास है या कोई कीड़े मकोड़े हैं, तो चलिए उसको तो छोड़ देते हैं और हम केवल प्लांट के पार्ट को बात करते हैं। और या कोई जंगली फूल है, कोई भी है, या मान लीजिए मैरीगोल्ड या टेजिटेस इरेक्टा कोई भी यहाँ पर पाया जा रहा है। अब हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि कोऑर्डिनेट को वहां पर डाल देना है, उस कोऑर्डिनेट के ऊपर जितनी स्पीशीज है उनकी संख्या की गणना कर लेना है, एक टेबल बना लेना है और उसका फ्रीक्वेंसी है, अबंडेंस है, जैसे हम इकोलॉजी में करते हैं
उसकी डेंसिटी है, उन सब का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेंगे और किसका सबसे ज्यादा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि जो दूब घास है वो सबसे ज्यादा हर क्वाड्रेंट में पाई जा रही है, तो उसको हम मानेंगे कि वो सबसे ज्यादा अधिक उसकी संख्या है। तो अब इसके लिए देखिए कि मान एक दूब घास को हमने ए ले लिया है और कांस को हमने बी ले लिया है और खजूर घास को हमने सी के रूप में ले लिए हैं। अब देखिए यहां पर हम यदि गणना करें तो आप देखिए दूब घास है तो पहले क्वाड्रेंट में 5 है, दूसरे में 3, तीसरे में 6, चौथे में 4 और पांचवें में 2। इसको हम यदि इसका एडिशन कर लें तो हमारे पास इसका नंबर आ जा रहा है 20। उसी प्रकार से हम इस कांस वाले का देखें तो 12 आ रहा है, खजूर घास का देखें तो वो 8 आ रहा है और टोटल पौधे हम देख लें तो वो कितने आ रहे हैं 40। यदि हम इसकी गणना करें तो ये 40 हमको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये शेनॉन इंडेक्स लगाना है और शेनॉन इंडेक्स के लिए हम देखें तो ये जो P1 है, P2 है, P3 है, ये तीनों स्पीशीज हैं जिनका है और इनका टोटल अंक यहाँ पर लिख दे रहे हैं और इसको हम शेनॉन इंडेक्स से देखें तो हमारे पास ये आ रहा है 0.5, 0.3, ये हमको कैलकुलेट करना है फॉर्मूला के माध्यम से। तो कुल स्पीशीज की संख्या हमारे पास 3 आ रही है और ऐसे सिम्पसन इंडेक्स से उसका हम इस प्रकार से इस फॉर्मूला के थ्रू उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब अगला हमारे पास आता है कि किसी भी टाउन या सिटी का एक सर्वे करें और बच्चों को अवेयर करने के लिए कि प्लांट की एक अर्बन इकोसिस्टम में प्लांट की डाइवर्सिटी क्या रहती है। तो इस प्रयोग में क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट में मैं एक पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझा रही हूँ कि कोई भी एक पार्क है या सड़क का किनारा है या कोई भी गार्डन है, वहां उसका सिलेक्शन कर लें। एक सर्वे के लिए एक मार्ग, एक क्षेत्र तय कर लें, पौधों की जातियों की पहचान करें, स्पीशीज को आइडेंटिफाई करें और उसकी सूची बना लें, लिस्टिंग कर लें उसका, और हर प्रजाति की संख्या की उपस्थिति को नोट कर लें कि कितना नंबर है। फिर एक टेबल बना लें डेटा तालिका के द्वारा और फिर उसमें हम कितनी स्पीशीज, कितने ट्री, कितने श्रब, कितने ग्रास, हम इन सबको अलग अलग उसकी संख्या को दर्ज कर लें और जो ऊपर मैंने बताया किसी भी इंडिकेटर के द्वारा उसको उसकी गणना कर लें और उसकी बायोडाइवर्सिटी का विश्लेषण कर लें। तो इस प्रकार से जो भी अर्बन इकोसिस्टम है बच्चों को उसकी जानकारी मिल जाएगी कि वहां पर किस प्रकार की डाइवर्सिटी प्लांट्स की पाई जा रही है। अगला जो है वो है कि सॉलिड वेस्ट जो डोमेस्टिक सिस्टम से चाहे बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो जो जनरेट हो रहे हैं उसको उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमको देखना है। तो इसको भी मैंने पॉइंट वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ कि किसी भी एक घर या परिवार का चयन कर लें और हफ्ते भर में, एक वीक में वहां पर कौन सा सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसको देख लें और ये सॉलिड वेस्ट को अलग अलग 2 प्रकार से कर लें। हमको मालूम है कि जो किचन से निकलने वाला भोजन, फल, सब्जी, पत्तियां हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ प्लास्टिक है, धातु है, कांच है, रबर है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और भले उनकी रिसाइकिल की जा सकती है पर फिलहाल वो अजैविक होते हैं और उनको हम दोनों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। दोनों के जो वेस्ट हैं उन वेस्ट को हम एक मेजरमेंट कर लें उसका कि किलो में कितना है वो और फिर एक डेटा तालिका उसके टेबल तैयार कर लें और फिर इसके डिस्पोजल की विधि को नोट करें। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने वेस्ट डिस्पोजल का भी एक वीडियो यूट्यूब में डाला है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल किस प्रकार से करते हैं वो भी उसमें बताई हूं मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उस पे कि कचरे को इकट्ठे किया जाता है, उसको जलाया जाता है या फिर नहीं भी कुछ कर सके तो लैंडफिल में उसको डंप कर सकते हैं। तो खैर, तो उसका डिस्पोजल किस प्रकार से करें वो हमको देखना है और फिर भूमि पर यानी भूमि की गुणवत्ता पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या पॉल्यूशन हो रहा है, उसका उपजाऊपन में, उसकी फर्टिलिटी में कमी हो रही है क्या, इन सब का हमको विश्लेषण करना है। अब अगला हमारा आता है कि किस प्रकार से फॉरेस्ट कवर, किसी स्पेसिफिक एरिया के फॉरेस्ट कवर का कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन कैसे करें। इसको भी मैंने बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में
समझाने की कोशिश करी है कि पहले तो हम कोई गांव है, ब्लॉक है या कोई जिला है, उसका हम एक सिलेक्शन कर लें कि हमारा ये स्टडी एरिया है। फिर हम उसकी बाउंड्री निश्चित कर लें कि हमको इतनी दूरी तक के हमको उसका स्टडी करनी है। फिर ये एक ऐसा होता है जिसमें एक सैटेलाइट इमेजरी के तरह हम या टोपो शीट्स का उपयोग करके सैटेलाइट इमेज के द्वारा हम इसका उपयोग या इसकी जानकारी ले सकते हैं। और बहुत ही सरल है कि हमारे मोबाइल में जीपीएस होता है, उस जीपीएस से हम वहां पर उसकी फोटो खींच लें और देखें कि भाई किस जगह पर क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, क्या एल्टीट्यूड है। उस प्रकार से देख करके हम उसका एक सैटेलाइट इमेजिनेशन उसका कर सकते हैं। और इसमें फिर हमको देखना है कि कितने पेड़ वहां पर उपस्थित हैं, उनकी क्या डेंसिटी है, उनका स्पीशीज का नंबर क्या है, उसको हम नोट कर लें। और कुल हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कैसा है उसका एक मैप बना लें। और इस मैप पर यदि जो हमारा ग्रीनरी पार्ट है उसको हम, जैसे कोई प्लांट वाला एरिया है या वन क्षेत्र है, तो उसको ग्रीन कलर का बना दें, उसको रंग या चिन्ह से उसको हम दर्शा दें। और कौन सी स्पीशीज है, क्या वहां पर वाटर के सोर्सेज हैं, जो सड़क है, ये सब जब दिखाई जाती है तो एक बहुत अच्छा मैप बन जाता है। तो बच्चे इस ढंग से एक मैप के रूप में भी उसको बना सकते हैं। कितना हम कुल क्षेत्रफल ले रहे हैं उसकी गणना की जा सकती है और फिर एक डेटा तालिका बना करके ग्राफ भी बना सकते हैं और किस प्रकार की कमी और वृद्धि उस वन आवरण में किया जा सकता है, इसको देखा जाता है। अगला अब हमको देखना है कि हमारी छाती की ऊंचाई पर तने का व्यास, जिसको डीबीएच कहा जाता है, उस विधि के द्वारा हम कैसे किसी स्पीशीज की डोमिनेंस का हम कैसे मापन कर सकते हैं, इस डीबीएच के माध्यम से हमको देखना है। बहुत ही सरल सिंपल हिंदी में मैं आपको इसको बता रही हूँ कि सबसे पहले आप सामग्री तैयार कर लें, जिसमें मीटर टेप है, मीटर स्केल है, नोटबुक है आपकी या डेटा शीट है, कुछ भी। फिर उसके बाद आप जिस क्षेत्र का आपको डेटा लेना है वहां उस क्षेत्र का चयन कर ले, जहां पर हम किस प्रकार की वुडी स्पीशीज हैं वहां पर हमको जाना है, पेड़ों की हमको पहचान कर लेना है और फिर उसका डीबीएच का मापन करना है कि वो लगभग 1.3 मीटर जमीन से ऊपर होना चाहिए। और फिर इसको टेप से हम नाप लेते हैं कि उसका उस जगह पर उसका डायमीटर स्टेम का कितना है और फिर हम उसके डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। हर स्पीशीज के लिए अलग अलग हम इसको देख लें। हर पेड़ के लिए इसका बेसल एरिया निकालने के लिए आपके सामने एक फॉर्मूला आया है जो कि पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू डीबीएच होल स्क्वायर। तो ये सभी पेड़ का हमको बेसल एरिया जोड़ देना है इसके तहत और हर स्पीशीज के लिए कुल बेसल एरिया निकल जाएगा। इसके डोमिनेंस का विश्लेषण करें कि सबसे ज्यादा जिसका बेसल एरिया है वही वहां पर प्रभावशाली प्रभुत्वशाली स्पीशीज है, ये माना जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वुडी स्पीशीज का उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना डोमिनेंस है। और इसको हम बॉटनी में, इकोलॉजी में और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा उपयोग में इसको साइंटिस्ट लोग लेकर के आते हैं। तो बच्चों को एक सिंपल जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से कौन सी स्पीशीज है, उसका बेसल एरिया क्या है, डीबीएच क्या है, कैसे किस ढंग से करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए हमारे कॉलेज परिसर में 3 प्रकार के वृक्ष पाए जा रहे हैं। एक है आम, उसका डीबीएच है 30 सेंटीमीटर, एक है नीम जिसका 20 सेंटीमीटर और तीसरा है पीपल जिसका 40 सेंटीमीटर है। अब हमारे प्रोसेस क्या है, डीबीएच को हमको मापना है। हर मीटर टेप से हर पेड़ के तने का व्यास हम डीबीएच के अनुसार ले लें तो 1.3 मीटर पर उसकी माप कर लें, उसको नाप लें। और फिर एक बेसल एरिया का जो मैंने पहले बताया था उस फॉर्मूला के थ्रू इसका मापन करें। अब जो पाई है, हम गणित में 3.14 को पाई कहते हैं, तो हर जगह हमको 3.14 इंटू 4 करना है। तो जैसे आम का है, अब इस आम के लिए कहाँ गया, ये रहा। इस आम के लिए हमने क्या किया,
उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया तो 3.14/4 इंटू 30, क्योंकि उसको हमने देखा था कि उसका डीबीएच 30 था, और इस 30 को होल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक आंसर आ गया कि ये 706.706.54 स्क्वायर सेंटीमीटर है आम का, वैसे ही नीम का और वैसे ही पीपल का निकाल लेते हैं। और फिर इसका हम क्या करेंगे, सभी के बेसल एरिया को जोड़ देंगे। तो सभी के बेसल एरिया को जोड़े, ये आया 2276.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हम उसको देखते हैं, हर स्पीशीज का निकाल लेते हैं। और तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व निकल रहा है वो है पीपल का। तो सबसे ज्यादा डीबीएच के माध्यम से हम देखें तो प्रभुत्व किसका निकला है, पीपल का निकला है, और यही इस क्षेत्र की सबसे प्रभुत्वशाली स्पीशीज मानी जाएगी हमारे इस उदाहरण के अनुसार। तो इसमें हम इजीली जान सकते हैं कि कौन सी उडी स्पीशीज जो है उसका प्रभुत्व कैसा है, उसका डोमिनेंस कैसा है। अगला जो हमारा है वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की गणना करना। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कैसे हम देखेंगे, इसको हम देखने की कोशिश करें तो इसके लिए आपको बहुत सरलता से कुछ डेटा कलेक्शन करना है। जो कौन सा है ये देखिए कि आप हर रोज बच्चों से पूछना है कि बच्चे दिन भर में कौन से डेटा को भरवाएं। तो दैनिक जीवन में जो भी उपयोग में आ रहा है, जैसे कितना भोजन है, कितनी पानी की खपत है, कितनी बिजली को वो ले रहे हैं, और यात्रा का उनका साधन कौन सा है, वेस्ट कितना निकल रहा है, कितने किलो में या कितने ग्राम में या जो भी। अब इसकी एक कैलकुलेशन शीट बनाई जाए, तो एक सरल कैलकुलेशन शीट जिसमें पूरे जैविक भूमि को हम ले, ये अपने अनुसार ले सकते हैं, मैंने हेक्टेयर में लिख दिया है, अपने अनुसार ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीट है या कोई भी वेजिटेबल है या कोई भी चीजों को ले रहे हैं, तो कितना वहां पर कितने वर्ग मीटर भूमि पर है, 1 यूनिट बिजली कितने वर्ग भूमि पर हो रही है, 1 लीटर पानी कितने पे निकल रहा है। अब देखिए इसका फुटप्रिंट निकालने के लिए क्या करना है, अपने डेटा के अनुसार जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेज उन्होंने देखा है उसको वो जोड़ लें और उसको ग्लोबल हेक्टेयर में बदल लें। अब सभी छात्रों के इन फुटप्रिंट का एक एवरेज निकालना है और फिर हमको चर्चा करनी कि किसकी जीवन शैली सबसे ज्यादा टिकाऊ है और क्यों। मतलब सीधी सी बात है कि आप कितना कम प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, कितना ज्यादा आप वेस्ट को नहीं कर रहे हैं, कितना कम वेस्ट का उत्पादन हो रहा है, कितनी कम बिजली की खपत कर रहे हैं, कितना कम पानी वेस्ट कर रहे हैं, और भोजन की भी कौन सी मात्रा है जिसको बहुत ज्यादा वेस्ट आप नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों के को ये करने से हमको अवेयरनेस मिलती है और बच्चे इस चीज को समझते हैं कि किस जगह पर हमको क्या जागरूकता लानी है और किस प्रकार से हम कैसे किसी भी बात को देख सकते हैं। अब देखिए आपको मैं अगला बता रही हूं, इकोलॉजिकल मॉडलिंग। इकोलॉजिकल मॉडलिंग क्या है, बहुत ही सरलता से मैं आपको समझाऊं तो इकोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए आपको क्या कार्य करना है। सबसे पहले आपको एक वृद्धि मॉडल का मॉडल बनाना है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल आपको बनाना है। जैसे कोई भी प्लांट लीजिए आप, खरगोश, हिरण, तो हम वहां के लिए लिखे हुए हैं कि जो कोई समझने के लिए बच्चों को अच्छा लगे इसलिए, अदरवाइज प्लांट की जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है इसको हम सरल माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के द्वारा और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ के द्वारा। ये मैं आपको एक चित्र के द्वारा थोड़ा सा किस प्रकार से करें इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूं, शायद अगले किसी स्लाइड में आएगा वो। तो देखिए पौधों के लिए हम एक पारिस्थितिक मॉडल देखें यदि, तो ये हमको क्या दिखाई देगा, ये हम देखने की एक बार कोशिश कर रहे हैं। तो इस उदाहरण के थ्रू हमको समझना है कि कैसे पौधों के लिए पारिस्थितिक मॉडलिंग या इकोलॉजिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए एक ग्रासलैंड है जो एक खुले मैदान में उग रहा है और इसकी प्रारंभिक जनसंख्या जो भी होगी, मतलब मान लीजिए शुरुआत में इसमें 10 प्लांट्स है, फिर उसकी ग्रोथ रेट देख रहे हैं कि हर साल 2 नए पौधे यहाँ उग रहे हैं,
तो हम उसको प्रत्येक वर्ष के अनुसार उसको देखते हैं, उसको आर से, ग्रोथ रेट को आर से जाना जाता है। फिर उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब कितने प्लांट्स उस ग्रासलैंड में आ सकते हैं। जैसे यहाँ मैक्सिमम लिमिट इसकी 100 दिख रही है कि अधिकतम 100 यानी 100 प्लांट्स ही केवल यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जगह की उपलब्धता उतनी ही है और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो भी उतने ही मिलेंगे, इसलिए वहां पर हम उसको 100 मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं और उसको के से हम शो कर रहे हैं। अब लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल हम इसका देखते हैं, तो देखिए ये है जो आपके सामने में लिखा हुआ है, एंटी टाइम, टी टाइम के लिए रहता है, हर वर्ष कितना हो रहा है, और आर जो है जैसे पहले मैंने बताया कि ये इसका ग्रोथ रेट है, और के जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। तो पहले वर्ष में कितना हुआ, आप देखिए पहले वर्ष में क्या दिख रहा है हमको कि 10 प्लांट तो थे, तो 10 प्लांट ग्रो, और हर साल 2 बढ़ रहे हैं, तो 10 + 2 × 100, और फिर उसका हमने निकाला इस फॉर्मूला के थ्रू, तो हमारे पास आ रहा है टोटल कितना होना चाहिए, 28। यानी पहले इस वर्ष में हम देख रहे हैं तो 28 हमको इसका लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल से मिल रहा है, और दूसरे वर्ष में हम देख रहे हैं तो वो निकल रहा है 68.32। और इसी प्रकार से हम इकोलॉजिकल मॉडलिंग को समझ सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि n क्या है, किसी भी समय पर जो पौधों की संख्या है, पॉपुलेशन है, वो है। t उसका टाइम है कि ईयर्स में लो, मंथ में लो, जो भी आपको लेना है, और r जो है उसका प्रतिवर्ष कितना पौधा ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ रेट पर ईयर पर प्लांट ये है, और जो के है वो अधिकतम सीमा है, यानी वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। इसको मैं और जो अभी आपको ये वाला बताइए, इसको और अगली स्लाइड में मैं फिर दिखा देती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो इसको देखिए आप, बहुत ही आपको उदाहरण के लिए कोई घास का मैदान है, और शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि 10 उसमें पौधे हैं और ग्रोथ रेट 2 है, यानी हर वर्ष 2 प्लांट बढ़ रहे हैं और कैरिंग कैपेसिटी 100 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, प्रारंभिक पौधों की संख्या इनिशियल में हम लिख देंगे कितनी है, यहाँ लिखेंगे 10, टी क्या है, 2 है, टी यानी कौन सा, 0 वर्ष है कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, आर क्या है, उसकी ग्रोथ रेट यानी हर बार 2 पौधे बढ़ रहे हैं, के उसकी जगह पर हम लिखेंगे 100 मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम यदि पहले वर्ष की देख रहे हैं तो ये देखिए ये हमको दिखाई देगा कि क्या इसका, कैसे हमको उसकी गणना करनी है। अब n की गणना इस लॉजिस्टिक ग्रोथ के अनुसार इस सूत्र से कर सकते हैं। यहाँ पर nt यानी समय, r यानी ग्रोथ रेट, k यानी कैरिंग कैपेसिटी। फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, मान लीजिए पौधों की संख्या 10 है, वृद्धि दर 2 है, तो पहले वर्ष के लिए वो निकलेगा 28, दूसरे वर्ष के निकलेगा 68.32। इसी तरह हर वर्ष की गणना कर सकते हैं। अब एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर हम ईयर लिखेंगे और वाई एक्सिस पर प्लांट्स की संख्या लिखेंगे। और शुरुआत में तो क्या हम जानते हैं कभी भी पौधे तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे 100 के करीब पहुंचने लगेंगे उनकी वृद्धि थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इसी को, ऐसी ही ग्रोथ को, ऐसी ही कर को सिग्मोइड कहते हैं। एक एस आकार का बनता है जिसमें पहले काफी बढ़ता जाता है, फिर एक कम होती है वृद्धि और फिर बिल्कुल रुक जाती है। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ ग्राफ जो है वो सिग्मोइड कर्व के द्वारा दिखाया जा सकता है। ग्राफ बनाने की विधि बड़ी सरलता से लिख दिया है मैंने। एक्स एक्सिस पर आपको टाइम ईयर लिखना है, जैसे 1 2 3 जो भी हो। वाई एक्सिस पर आप उसका पॉपुलेशन, उसकी संख्या लिखें। हर वर्ष के लिए एन की गणना करें, पहले ही जैसे मैंने उत्तर में आपको बताया है। हर वर्ष के बिंदु टी और एन को ग्राफ पर प्लॉट करें और सभी बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा खींच लें, और ये आपको सिग्मोइड कर्व दिखाई देगा। पहले दिखेगा कि शुरुआत में बहुत तेजी से कर्व का निचला हिस्सा जो है बढ़ रहा है, फिर वृद्धि की दर थोड़ी मध्य भाग में सबसे ज्यादा हो रही है, और फिर धीरे धीरे वो पहुंचती जा रही है कहना चाहिए कैरिंग कैपेसिटी की तरफ, और उसकी वृद्धि कम हो जाएगी और वो फ्लैट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको बच्चों से पूछना है कि बच्चों, यदि मैदान छोटा है तो के की संख्या कम होगी तो क्या होगा, और वृद्धि दर
यदि बदल दें तो क्या होगा। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन से बच्चे समझ सकते हैं कि पौधों की ग्रोथ, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कैसी है, और इस पारिस्थितिक मॉडलिंग से हम भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं।